हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की तुलना में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में भी इससे अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो हम लोग एक इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है गरीबी, पॉवर्टी के बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन सी समितियाँ बनी, किस प्रकार से इसका मापदंड होता है, कौन सी समिति कौन सी रिपोर्ट देती है, कैलोरी और जितने भी गरीबी मापन का तरीका, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गरीबी होता क्या है। तो गरीबी तो आप लोग सब परिचित होंगे गरीबी से। तो गरीबी है अगर आपको मूलभूत आवश्यकता है, अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाने की स्थिति को क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि आप बहुत सामान खरीदना चाहते हो जो आपकी ज़रूरत की है, लेकिन आप नहीं खरीद पाते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना ही क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। गरीबी के बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग सब अच्छी तरह से वाकिफ़ है गरीबी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, गरीबी मापन का तरीका क्या है। तो गरीबी मापन का जो तरीका है उस पर अगर देखा जाए तो दो तरीका है गरीबी मापन का। भारत में खासकर दो तरीके से गरीबी का मापन किया जाता है। एक है संगठन के तौर पे और एक हमारा हो जाता है आपको समितियों के द्वारा। एक दो संगठन है जो कि जिसका मुख्य कार्य इसी तरह का है कि कहाँ पर गरीबी है, किस प्रकार से उसका आकलन करना है, वो करती है। समय समय पर समितियों का निर्माण किया जाता है, वो समितियाँ अपनी रिपोर्ट देती है। तो संगठन की अगर बात करें तो जो सबसे हमारा प्रमुख है, जिससे एग्जाम में सीधे सवाल बनेंगे कि भारत में गरीबी का आकलन कौन सा आयोग करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा आयोग करेगा? पहले योजना आयोग करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो अभी संगठन में अगर पूछा जाए कौन सा आयोग है जो कि भारत में गरीबी का मापन यानी आकलन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नीति आयोग। कौन सा आयोग? ये देखो नीति आयोग। नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा आयोग है जो गरीबी का मापन करता है? तो जो हमारा नीति आयोग है वो गरीबी का मापन करता है। और एक चीज़ और बता दें कि नीति आयोग जो मापन करता है गरीबी का, वो किस आधार पे करता है? कैलोरी के आधार पे करता है। उसका कहना है कि अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हो तो गांव में ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आपको खेती करना है, आपको फसल काटने हैं, बहुत अगर पशु पाल रहे हैं तो उसके पीछे भी मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो बोला गया अगर गाँव के लोगों को 2400 कैलोरी मिल जा रही है, गाँव के लोगों को कितनी कैलोरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 2400 कैलोरी अगर प्रतिदिन एक गाँव के आदमी को मिल जा रहा है, ऊर्जा कैलोरी क्या है? खाना खाते हैं उससे ऊर्जा मिलता है, तो उसको हम कैलोरी मापते हैं। तो अगर 2400 कैलोरी ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति लोगों को अगर मिल जाता है तो वो क्या होंगे? गरीब नहीं होंगे। और शहरों के लिए कहा गया अगर शहरी क्या कि शहर वाले थोड़े कम काम करते हैं, कम चलते फिरते हैं, ऑटो बाइक सब रहता है इधर, तो क्या होता है कि थोड़े कम काम उम करते हैं, तो इनके लिए निर्धारित किया गया 2100 कैलोरी डेली। अगर आपको प्रतिदिन 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल जा रहा है, अर्थात आप उतना खाना खा लेते हो जिससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा की पूर्ति हो जा रही है, तो आप गरीब नहीं हो। ये मापदंड हमारा नीति आयोग का, देख लो। तो याद रखना नीति आयोग क्या बोला? शहरी क्षेत्र में 2100, ग्रामीण क्षेत्र में 2400। अब बात करते हैं एनएसओ का। एनएसओ के बारे में बता दें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये पहले, अगर इससे पहले देखा जाए तो एक संस्था होता था NSSO, नेशनल सेल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में 2019 में 23 मई 2019 को CSO और NSSO को मिलाकर क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया है। तो अब कौन सी संस्था देखती है? तो याद रखना पहला तो नीति आयोग देखता है, दूसरी संस्था NSO है। NSO याद रखिएगा, NSO क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था गरीबी मापन को देखती है यानी गरीबी का आकलन करती है? तो एक तो अपना नीति आयोग, दूसरा NSO। NSO किस आधार पर देखता है? तो मैंने लिखा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अपने परिवार पर कितना उपभोग पर खर्च कर देता है। कहने का मतलब है अगर कोई परिवार है वो एक दिन में कितना अपने परिवार पर खर्च करता है, तो खर्च के आधार पर निर्धारित करता है कौन? प्रति व्यक्ति NSO। याद रखिएगा, NSO प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अपने परिवार के उपभोग में, इतना उसका परिवार खाने पे कितना खर्चा करता है, मूलभूत जरूरत पे कितना खर्चा करता है, उस पर निर्धारित करता है कि चलो इतना रुपया खर्चा कर दे रहा है अपने परिवार के खाने के लिए। यानी मूलभूत शब्द रोटी कपड़ा तो जरूरी है ना, अगर इतना खर्चा किस पे कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ परिवार पे कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। लेकिन अगर उतना नहीं कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे हो जाएगा। अगर इन्हें पूछा जाए एग्जाम में कि NSO किस आधार पर गरीबी का आकलन करता है, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग की खर्च पे करता है कि एक दिन में एक परिवार कितना खर्च किया, उस पे करता है। ठीक है,
तीसरी जो संस्था है वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक तो विश्व स्तर पे काम करती है। तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि प्रतिदिन एक दिन में एक व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर 1.90 अमेरिकी डॉलर अगर खुद पे खर्च कर देता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। तो आप समझे, ये तो हमारा संगठन के तौर पे हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भारत में कौन कौन सी समितियां बनी है और कब उसका रिपोर्ट आया है, और इसमें जो एक दो जिसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रथ और दांडेकर समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और 2 साल बाद 1973 में यह रिपोर्ट देता है। तो एग्जाम में आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो पूछेगा कि रथ और दांडेकर समिति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर फटाक से आना चाहिए। किससे संबंध है इसका? हम लोग सब जानते हैं किसे? गरीबी से। गरीबी की बात करें तो गरीबी से होगा, तो किससे संबंध है? गरीबी से। दूसरा पूछेगा गठन कब किया गया था। अगर आपसे इसका गठन पूछ लिया जाए तो 1971। इसने रिपोर्ट कब दिया था? 2 साल बाद, यानी 1973 में। अगर रिपोर्ट पूछा जाए 1973, गठन पूछा जाए तो 1971, और किससे संबंधित है अगर पूछा जाए तो गरीबी से। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। दूसरा बात करते हैं वाईके अलग समिति। वाईके अलग समिति, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं इसको। वाईके अलग समिति, इसका भी संबंध किससे है? गरीबी से है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने अपना रिपोर्ट 1979 में दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्या था? रिपोर्ट था। ये क्या था? गठन था। अगर पूछा जाए वाईके अलग समिति, तो 1977 में इसका गठन हुआ और 1979 में क्या कर दिया? अपना रिपोर्ट सौंप दिया। तो ये भी याद रखिए। दूसरा बात करते हैं डीडी लक्करवाला समिति। डीडी लक्करवाला समिति से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो याद रखिए गरीबी से संबंधित है। कब गठन हुआ? 1989 में गठन हुआ और रिपोर्ट अपना देता है 1993 में, यानी 4 साल लग जाता है इसे रिपोर्ट देने में, ठीक है। तो डीडी लक्करवाल समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। इसका गठन कब होता है? तो 1989 में। रिपोर्ट कब देता है? 1993 में देता है। ये तो हमारा हो गया जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ये दोनों समिति के बारे में जिससे ऑब्जेक्टिव के अंदर भी जाके इसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन 2004-5 में किया गया था। यह अपना रिपोर्ट देने में 5 साल लगा देता है। यह रिपोर्ट देता है 2009 में। ये जो समिति थी ना, इसको लेके बहुत ज़्यादा हो हंगामा भी हुआ था, क्योंकि समिति ने जो अपना रिपोर्ट दिया वो बहुत मतलब कि इसका रिपोर्ट भारत को एक तरह से गरीबी को ढकने की कोशिश की जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। जिसके बाद फिर सी रंगराजन समिति का गठन कर दिया जाएगा। गठन हुआ इसका, इसने रिपोर्ट दिया। इसने भी रिपोर्ट किस आधार पर दिया? तो इसने प्रति व्यक्ति खर्च पे अपना रिपोर्ट दिया कि एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना अपने पे खर्च कर लेता है। तो इसने बोला कि इसने भी ग्रामीण क्षेत्र में बांट दिया। क्या बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण और इधर शहरी, तो तेंदुलकर समिति ने बोला ग्रामीण क्षेत्र में अगर 27 रुपया और शहरी क्षेत्र में अगर 33 रुपया खर्चा कर देता है, ठीक है, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, मान लो हम थे, कब की बात कर रहे हैं? 2009 की। 27 रुपया गाँव का कोई अगर आदमी है तो उसे 27 रुपये में अपना पूरा दिन खपत कर लेता है। 27 रुपया अगर वो खर्च कर देता है खुद पे, तो वो गरीबी से ऊपर है। बताओ ये क्या सी बात हुई यार? 27 रुपया 2009 बहुत पहले की बात नहीं है। 2009 में 27 रुपये में क्या होता था? मैं अगर जेवियर में पढ़ता तो मुझे जाने में 50 रुपया जाने और आने में लग जाते थे। तो अब ये सोचो कि 27 रुपया में उसे पूरा दिन खाना पीना सब मेंटेन करना था। तो ये रिपोर्ट ही बहुत वाहियात थी। तो फिर इसने बोला कि शहरी क्षेत्र में अगर वो 33 रुपया खुद पे खर्च कर देता है प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, तो वो क्या होगा? गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। तो ये हो गया। प्लस इसने प्रतिमाह भी फिक्स किया कि प्रतिमाह उसका क्या होना चाहिए। ये तो प्रतिदिन का था, प्रतिदिन। अगर प्रतिमाह पूछ लिया जाए तो 816 रुपया, 816 रुपया, शहर में 1000। बोला अगर कोई व्यक्ति खुद पे, अगर गांव में, अगर गांव का कोई व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है और खुद पे 816 रुपया खर्च कर देता है, एक महीना में 816 रुपया खर्च करता है, तो वो क्या है? गरीबी रेखा में से बाहर हो जाएगा। और अगर शहर में वो खुद पे 1000 रुपया से ज़्यादा खर्च कर देता है तो भी वो ग्रामीण मतलब गरीबी से बाहर हो जाता है। अब सोचो, शहर में 1000
2009 में अगर 1000 खर्चा कर देता है खुद पे तो वो गरीब नहीं है, उसे एक गरीब में गिनती उसकी नहीं की जाती थी। ऐसा रिपोर्ट था, पता नहीं रिपोर्ट क्यों बनाया गया, मनमोहन सिंह का क्या दबाव था, 2005 तो उन्हीं की सरकार थी। तो ये दोनों आप समझ गए। इसने रिपोर्ट दिया कि भारत में गरीबी कितना है पता है, 21.9%। अब देखो सवाल ये उठ गया कि कहा जाता है कि उससे पहले गरीबी कितना था, उससे पहले गरीबी था 37%। कितना था? 37% उससे पहले गरीबी था। 37% से घट कर कितना कर दिया इसने? 21.9 कर दिया। अब बोला अरे भाई आपने क्या झाड़ू कोई जादू की छड़ी थी क्या कि घुमाया और एक ही बार लगभग आपने 40% गरीबी गायब कर दी, वो भी तुरंत में। कुछ दिन पहले 37% गरीबी थी भारत में और कुछ ही दिन में आपने 21.9 कर दिया। ऐसा कौन सा जादू का जरिए भी आपके पास? तो आपको याद रखना है कि जो ये समिति थी इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है कि आपने जो ये नियम कानून बनाया है ये पूरा गड़बड़ है। अब आप बताओ अगर वो इसके जगह 20 रुपया रख देता तो गरीबी और कम हो जाती, 20 रुपया रख देता तो गरीबी 15 रुपया पे आ जाती। तो आप ये सोचो कि 27 रुपये में कोई अपना दिनचर्या खत्म कर सकता है क्या? 3 टाइम का खाना, वो भी 2009, बहुत पहले की बात भी नहीं, यहाँ से 10 साल पहले की बात है। तो इस आयोग का क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा इसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा इस, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है 2004 में बना, 2004-5 में बना, वार्षिक में अगर लिए तो 4-5 हो जाता है। इसने अपना रिपोर्ट 2009 में दिया। प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया, शहरी क्षेत्र में 23 रुपया अगर खुद पे खर्च कर लेता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं है। और अगर 816 रुपया महीना खर्च कर देता है खुद पे गांव वाले लोग, और शहर वाले लोग अगर 1000 रुपया महीना खुद पे खर्च कर देते हैं तो वो गरीब नहीं होंगे। तो ये रहा आपका तेंदुलकर जी का रिपोर्ट जो कि काफ़ी वाहियात रिपोर्ट था। अब हम लोग बात करेंगे सी रंगराजन समिति का। सी रंगराजन समिति, तो सी रंगराजन समिति के बारे में कहाँ लिखूँ? चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको इसको रखना है तो, फिर मैं तेंदुलकर समिति को मिटा दूंगा। रंगराजन जी का जो गठन किया गया था ये किया गया था 2012 में और ये अपना रिपोर्ट देता है 2014 में, ठीक है। इसने भी वही चीज़ किया जो कौन कर रहे थे, तेंदुलकर, लेकिन इनके समय में गरीबी को थोड़ा बढ़ा दिया गया। इन्होंने 21 किया था, उन्होंने 29 कर दिया था। इन्होंने जो आकलन किया बोले कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति है और खुद पर, याद रखिएगा, अगर तो हाथ जो हमारा श्री रंगराजन समिति था इसका गठन कब होता है? श्री रंगराजन समिति का गठन, इसका गठन होता है 2012 में। यह अपना रिपोर्ट कर देता है 2014 में, यह अपना रिपोर्ट देता है। इसने बोला शहर और ये हो गया हमारा ग्रामीण। तो बोला कि जो गांव के लोग हैं अगर प्रति व्यक्ति गांव के लोग अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खुद पे 32 रुपया खर्च कर देते हैं, अगर उसकी 32 रुपया खपत करने की औकात है तो वो गरीब नहीं है। और शहर में बोला गया कि आप अगर 47 रुपया खपत कर देते हो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तो आप भी गरीब नहीं होंगे। ये तो हुआ उसका डेली बेसिस पे, प्रतिदिन के बेसिस पे। अगर हम इसको माह पे लें तो माह में बोला गया अगर 972 रुपये, याद रखिएगा, अगर 972 रुपया आप प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और प्रति माह 972 रुपया खुद पे खर्च कर देते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। और शहरी क्षेत्र में अगर आप 1407 रुपया खुद पर प्रति माह खर्च कर देते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रोटी कपड़ा के लिए, तो आप गरीब नहीं हैं। तो ये तो इन्होंने बताया, किसके आधार पे बताया? खर्च के आधार पे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और करा, वो करा कैलोरी के आधार पे। कैलोरी के आधार पे इन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में ठीक है, ये हो गया हमारा शहर का। अगर बोला ये ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं और खुद पे अगर प्रतिदिन 2155 कैलोरी आप किसी तरह डेली ले रहे हो, खाना पीना खाकर प्रतिदिन अगर ले रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? गरीब नहीं कहलाओगे। और अगर आप शहर में रह रहे हो और 2090 कैलोरी आप किसी तरह से
खा ले रहे हो, किसी तरह से ऊर्जा प्राप्त कर ले रहे हो, तो भी आप गरीब नहीं हैं। तो ये दोनों जो थे वो एक तरह से क्या किया, गरीबी को कम करने का प्रयास किया। इन्होंने बहुत बताया कि भारत में गरीबी कितनी है, तो इन्होंने बताया अगर भारत में गरीबी है 29.7 करके बताया था इन्होंने कि भारत में गरीबी कितना है 29.7। अगर उनकी बातें देखें हम, इससे पहले तेंदुलकर आयोग की, उसने बताया था भारत में गरीबी कितना है 21.9। तो थोड़ा सा उसमें सुधार का उनके सिंह रंगराजन, उसने बोला कि नहीं अभी 29.7% गरीबी है भारत में, और कैलोरी को फिक्स कर दिया कि 21-55 ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ति हो रहा है तो गरीब नहीं है, और अगर शहर में है तो 20-90, और अगर प्रतिदिन की बात करें तो 32 रुपया गाँव क्षेत्र में खुद पे खर्चा कर ले रहा है, 27 रुपया शहर क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खुद पे खर्चा कर ले रहा है, तो वो गरीब नहीं है। और अगर प्रतिमाह 972 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में वो खुद पे खर्चा करता है तो भी वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया अगर डेली वो खुद पे खर्चा कर देता है तो भी गरीब नहीं है। तो इस तरह से सिचुएशन इसका चलता है। दो और समितियों की अगर हम बात करें तो एक है हाशिम समिति, और हाशिम समिति के बारे में हमको बताएं कि हाशिम समिति केवल एकमात्र समिति थी जो केवल शहरी गरीब के लिए गठित था, केवल शहरी गरीब के लिए, केवल शहरी गरीब के लिए। कौन सा? हाशिम समिति। याद रखिएगा, हाशिम समिति का गठन केवल शहरी गरीब के लिए किया गया था, केवल शहरी गरीब के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था, और उनका डेट था 2013 में इनका गठन किया गया था। याद रखिए कब किया गया था? 2013 में इसका गठन किया गया था। अरविंद प्रगड़िया समिति आप लोग को याद होगा कब? 2015। नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी से हो गई थी। तो उस समय नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद प्रगड़िया थे। जब ये उपाध्यक्ष थे तो इन्हीं की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष ये थे, लेकिन इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन होता है जिनका काम था गरीबी का आकलन करना। तो अरविंद पनगड़िया समिति 2015 में गठित होता है। तो इस तरह से हमने समितियों के बारे में बात कर ली, कौन सी समितियां थी, उसके क्या, कब आया, क्या रिपोर्ट दिया, किससे संबंधित है, ये बातें हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि गरीबी के प्रकार कितने हैं। गरीबी के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी प्रकार की गरीबी को माना जाता है। तो अगर हम देखें, अगर नेशनल लेवल पे देखें एनसीईआरटी की बुक तो वो ये है, और अगर हम नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो गरीबी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, होता है सापेक्ष और होता है निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब रिलेटिव पॉवर्टी, किसी से तुलना कर लेते हैं रिलेटिव से, और निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। तो निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष पॉवर्टी, गरीबी को 2 भाग में बांटा जाता है। जो सापेक्ष होता है उसमें जीवन स्तर के आधार पर निश्चय किया जाता है कि वह गरीब है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम आपको बोलें कि मेरे पास 2 बाइक है, जो मेरे से नीचे है उसके पास 1 बाइक है, मेरे पास कितने? 2 है, तो उसके लिए तो मैं अमीर हूँ, और मेरे लिए कौन अमीर होंगे? जिसके पास कार होगा। और साइकिल वाला के लिए कौन अमीर होगा? जिसके पास मोटरसाइकिल होगा। एक मैं तुलना करके आपको बता रहा हूँ। तो याद रखिए ये बोलता है जीवन जीने के स्तर की तुलना करता है एक दूसरे से, ये कितने लोगों के पास 4 गाड़ियाँ हैं, कितने लोगों के पास 2 गाड़ियाँ हैं, कितने लोगों के पास 1 गाड़ियाँ हैं। इसे बोलते हैं हम लोग सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि जीवन जीने की स्तर की तुलना के द्वारा जो गरीबी गिनती की जाती है, आकलन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी से पहला सवाल बनेगा। दूसरा बनेगा कि लॉरेंज वर्ग और गिनी वर्ग, कौन कौन सा? लॉरेंज वर्ग और गिनी वर्ग, इसका संबंध किससे है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे यहाँ से। तो आपको पहले इसको बता देते हैं, फिर हम लॉरेंज वर्ग और गिनी वर्ग में आ जाएगा। नहीं छोड़ो, पहले इसी को बात कर लेते हैं। तो लॉरेंज वर्ग बोलता है कि आय का असमान वितरण है। जनसंख्या, जितना भी जनसंख्या, सभी में आय का समान वितरण नहीं है, और सच में नहीं है। अपने यहाँ अपने देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश के 50% से ज़्यादा संपदा तो 50-60 घरानों के पास है। वही चीज़ आपको ये भी बोलता है, कौन? लॉरेंज वर्ग बोलता है कि आप अगर इस तरह से देखो, अगर यहाँ पर इसमें बोला जाता है अगर किसी व्यक्ति के पास जनसंख्या को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, 25%, 25%, 25% और 25%। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि इस 25% में होता क्या है कि जो 25% प्राथमिक जो गरीब है, सबसे गरीब है, उसके पास टोटल आय का मात्र 5% है। अगला जो 25% है, जो उस गरीब से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके पास टोटल आय का 10% है। उससे जो अगला है 25%, जो इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके पास आय का 15% है। यानी अगर 75% को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 5 इसका, 10 उसका, 15 उसका। 30% में 75% जनसंख्या है, जबकि
बाकी के 70% में 25% जनसंख्या 70% आय का उपभोग कर रही है। तो लॉरेंज वर्ग क्या दिखाता है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉरेंज वर्ग क्या दिखाता है, तो आपको याद रखना है क्या दिखाता है, जनसंख्या आय का संबंध, जनसंख्या और आय का संबंध दिखाता है। याद रखिएगा, जनसंख्या और आय के असमान वितरण को कौन दिखाता है, लॉरेंज वर्ग दिखाता है। कौन दिखाता है, लॉरेंज वर्ग दिखाता है। अगर आप इस ग्राफ को हटाओ, अभी इस तरह से अगर इसे बनाओगे, ये है, और यहाँ पर हम कर दिए कि मान लो 4 है, 25% जनसंख्या, 25% और ये 25%, ठीक है। इधर हम लोग कर देते हैं इसको, इसका वितरण कर देते हैं आय का, 25%, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरह से आगे कर दो। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था जो 25% था वो 25% तक यहाँ तक आना चाहिए था, उसको यहाँ तक उसको होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये जो 25% है वो यहीं तक रहता है, अगला 25% इतना का, अगला इतना का, और अगला पूरा का कर लेता है, ठीक है। तो ये जो समस्या है ना, ये जो समस्या है, इससे प्रॉब्लम होता है, आय का असमान वितरण हो जाता है। और लॉरेंज जो वर्ग बनता है वो इस तरह सीधा बनता तो सही था, लेकिन वो इस तरह से बनता है। तो लॉरेंज वर्ग किसको दिखाता है, तो जनसंख्या और आय के बीच में असमान वितरण को कौन दिखाता है, लॉरेंज वर्ग दिखाता है। और इसी लॉरेंज वर्ग को जब आप गणितीय रूप से प्रदर्शित कर देते हैं, किस रूप से, गणितीय रूप से प्रदर्शित कर देते हैं, देखो कैसे, इसे इस तरह से अगर मैंने जोड़ दिया तो ये जो कलर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला, ये क्या था, ये एकदम समानता था। अगर इस पे चलता तो समांतर रहता, सभी जनसंख्या को आय का बराबर वितरण होता। लेकिन इसमें क्या हुआ, नीचे की ओर गिरावट हुई। तो इस तरह से जो कलर वाला क्षेत्र है, टोटल एरिया से, जो टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया को अगर इस कलर वाले एरिया से डिवाइड दे दोगे तो हम लोग को गिनी गुणांक निकलता है। और गिनी गुणांक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गिनी गुणांक होता है वो 0 से 1% के बीच होता है, बीच विचलन करता है, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 0 है मतलब असमानता है, 0 है तो समानता है, 0 है मतलब समानता है। अगर यहाँ पर ये अगर सीधा रहता, अगर ये घट के इस लाइन पे आ जाता, यानी 0 पे आ जाता, ये तो 0 का है, 0 पे आ जाता तो क्या हो जाता, समानता, हर आदमी को आय का बराबर पार्ट मिल जाता। लेकिन अगर 1 है तो बहुत ज़्यादा असमानता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि गिनी गुणांक में 0 क्या प्रदर्शित करता है, तो 0 समानता को प्रदर्शित करता है। देखो, अगर ये लाइन घट के यहाँ पे आ जाता तो सब लोग समान हो जाते, सब लोगों की आय समान हो जाती। लेकिन अगर ये, यानी कि ये जितना नीचे की ओर आएगा उतना क्या होगा, असमानता बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, 0 और 1 के बीच विचलन करता है। 0 क्या दिखाता है, समानता को दिखाता है, और 1 क्या दिखाता है, असमानता को दिखाता है। अगर भारत की बात करो तो भारत की जो गिनी गुणांक है वो हमारा है, भारत का 0.417 कुछ करके है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 0 और 1 के बीच में, यानी भारत में बहुत ज़्यादा समानता नहीं है, लेकिन समानता भी नहीं है। 50 वाला पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब हम लोग अभी इस तरह से चल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भारत की गिनी गुणांक कितना है तो 0.417। अगर पूछा जाए कि 0 क्या दिखाता है, समानता को दिखाता है। जिस देश का गिनी गुणांक 0 हो, वाह वाह वाह, उस देश के हर आदमी के पास आय का बराबर साधन होगा, सभी अमीर होंगे। लेकिन जिस देश का 1 होगा, मतलब लोग गया, एक आदमी अरबपति और एक आदमी खाकपति, और भारत में क्या है 0.417 के बीच, यानी हाफ में है। तो यहाँ असमानता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, उस लिहाजे से थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप ये दोनों समझ गए, गिनी गुणांक और लॉरेंज गुणांक। तो यहाँ से लॉरेंज गुणांक और गिनी गुणांक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका संबंध किससे है, तो पहला तो याद रखिए गरीबी से। उसके अंदर क्वेश्चन पूछ दे तो इसका संबंध सापेक्ष गरीबी से है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग करते हैं निरपेक्ष गरीबी का। निरपेक्ष गरीबी, भारत में जो नीति आयोग है हमारा, नीति आयोग, भारत का जो नीति आयोग
नीति आयोग जो है इसी को मानता है। हमारे देश में निरपेक्ष गरीबी को माना जाता है। हम लोग जीवन स्तर की तुलना नहीं करते। हम लोग क्या देखते हैं, नीति आयोग क्या देखता है? नीति आयोग देखता है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति को, मान लो एक स्वतंत्र व्यक्ति हम हैं, किसी से मेरा तुलना नहीं करेगा, हमको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हमको हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो हम गरीब हैं, और अगर हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो नीति आयोग निरपेक्ष, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि नीति आयोग किस तरह की गरीबी को मानता है, तो याद रखना है निरपेक्ष गरीबी को मानता है। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, यह स्वतंत्र रूप से प्रति व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो रही है कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान उसे मिल रहा है या नहीं, नहीं मिल रहा है तो गरीब है, मिल रहा है तो ठीक है। ठीक है, ये आप कुछ समझ गए होंगे इतना कुछ। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो समझाने का काम है, बाकी एग्जाम से यही क्वेश्चन आते हैं। तो समझाने की बात यह है कि अब तो हमने गरीबी के प्रकार, समितियां, संगठन बन लिया है, तो गरीबी के रीजन क्या है। अगर हम गरीबी के रीजन की बात करें कि क्या कारण है गरीबी का, तो इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक कारण है आर्थिक कारण और एक कारण है सामाजिक कारण। अगर हम सामाजिक कारण की ओर ध्यान दें तो हमारे समाज में बहुत तरह की क्या है, कुरीतियाँ हैं, बहुत प्रथा है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, हमारे यहाँ क्या है कि अगर बेटियाँ बोले कि पापा मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे ना चुप से बैठो। उसकी शादी में वो 25 लाख खर्चा कर देंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। भोज पार्टी टेंट में वो क्या करेंगे, 25 लाख खर्चा कर देंगे, लेकिन अपनी बेटी को 20 लाख रुपया नहीं देंगे व्यवसाय करने के लिए। ये एक रीज़न हो जाता है। दूसरा देखो, अगर आपके घर में, एक तो आप गरीब हैं, कोई पूंजी चालू किए करने के लिए 10-20 लाख रुपया जुटा कर रखें, आपके घर में कोई डेथ कर गया, 2-4 लोग भोज भात में खर्चा कर दो। इसके अलावा कुछ कुप्रथा है, बेटियां जॉब पे नहीं जाएगी, राजस्थान से में चल जाओ या अपना बिहार में चल जाओ, फॉरवर्ड क्लास में तो और है कि नहीं हमारी बेटियां जॉब नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें जो कुप्रथाएं हैं, जिसके कारण क्या होता है, सामाजिक रूप से गरीबी का एक कारण ये है। दूसरा 2-3 और चीज़ें गरीबी पे है, लेकिन वो सब आप सब लोग समझते हैं, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आर्थिक रूप से बात करें, अगर हम लोग आर्थिक रूप से बात करेंगे तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, आर्थिक रूप में अगर देखें तो इसको हम समझना पड़ेगा। आर्थिक रूप में क्या होता है, एक सर्कल बनाएं। चलो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है, पूंजी का अभाव रहेगा, क्या होगा, पूंजी का अभाव। तो पूंजी का अभाव होने से क्या होगा कि जब आप खेती करोगे तो आपके पास आधुनिक सुविधा नहीं, ना ही आपके पास ट्रैक्टर है, ना ही थ्रेसर है, ना ही कोई उर्वरक के लिए आपके पास पैसे होंगे, तो आप क्या करोगे, निम्न उत्पादन करोगे ना, निम्न उत्पादन करोगे। आपके पास पूंजी नहीं है, आधुनिकता आप नहीं कर पाओगे, कृषि में ट्रैक्टर का यूज नहीं कर पाओगे, हल और बैल लेके खेती करने चल जाओगे, अच्छे किस्म में उर्वरक नहीं डाल पाओगे, तो क्या होगा कि आपके उत्पादन जहाँ 10, मान लो कि 10 क्विंटल होना था और आपने कितना उपजाया, 2 क्विंटल, तो क्या होगा, आपकी आय कम हो जाएगी। तो आय कम हो जाएगी तो निम्न उत्पादन, आय में कमी, आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आय में कमी। ठीक है, जब आय में कमी होगी तो आपका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जीवन स्तर कम हो जाएगा, और जीवन स्तर कम रहेगा तो आपके पास पूंजी कम रहेगी। तो ये है आर्थिक बेरोजगारी का मेन जो चक्रण है, जो आर्थिक रूप से जो कारण है, बेरोजगारी तो छोड़ दो, वो तो अलग टॉपिक है। जो गरीबी का आर्थिक रूप से कारण है वो क्या है, हमारे पास पूंजी का अभाव है। पूंजी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, निम्न उत्पादन होता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती है। निम्न उत्पादन होगा तो आय फिर से कम हो जाएंगे, आय कम होगा तो हमारा जीवन स्तर कम हो जाएगा, जीवन स्तर कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर पूंजी का अभाव हो जाएगा। तो इस तरह से आर्थिक रूप से चलती है। तो ये हमारा जो था पूरा गरीबी यानी पॉवर्टी का जो पूरा कहानी है इकोनॉमिक्स का, वो मैंने आपको बताया। इससे मेन रूप से ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इन सब को देख लें, ध्यान से पढ़ें, समझें, बुक को पढ़ें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।